ब्रुक्स एंटरप्राइजेस हैज नेवर पेड अ डिविडेंड, ठीक है जी। फ्री कैश फ्लो इज प्रोजेक्टेड टू बी 80,000 एंड 1 लाख फॉर द नेक्स्ट 2 years रिस्पेक्टिवली। तो हम इस तरह कर लेते हैं जी, 0 प्लेस कर लेते हैं, 1 प्लेस कर लेते हैं, 2 प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के एतबार से हम देखें तो फ्री कैश फ्लो जो है वो पहले साल का 80,000 है, हमें कॉमा भी ऐड कर देते हैं, और सेकेंड ईयर का बता रहे हैं जी 1 लाख है। कह रहे हैं जी आफ्टर द सेकेंड ईयर FCF is expected to grow at a constant rate of 8%। यानी कि अब जब आप थर्ड ईयर के कैश फ्लो पे जा रहे हैं तो थर्ड ईयर के कैश फ्लो पे जाने के लिए सेकेंड ईयर के बाद जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो रही है, यानी कि 8% से कांस्टेंट हो रही है। तो उसके बाद आपका जो थर्ड ईयर का FCF होगा वो 8% के हिसाब से निकल जाएगा। यानी कि इस पे मैं अगर अप्लाई कर दूं 1.08 तो ये सीधा पहुंच जाएगा आपका 1,08,000 के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे जो काम हम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये आप स्टॉक वैल्यूएशन का सुपर नॉर्मल या नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, उसी मॉडल को सामने रखते हुए हम काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम यहाँ पर डिविडेंड्स को यूज़ कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसको फ्री कैश फ्लो की सूरत में यूज़ कर रहे हैं। यानी ये हो गया आपका FCF1, ये हो गया FCF2, और ये हो गया FCF3, ठीक हो गया। कह रहे जी द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, और ए पार्ट हमने सॉल्व करना है, व्हाट इज द टर्मिनल होराइजन वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ पे आप नोट करो, जब स्टॉक वैल्यूएशन पे हम सुपर नॉर्मल या नॉन कांस्टेंट पे काम करते हैं तो आपको याद होगा कि जहाँ से वैल्यू कांस्टेंट होती है, जहाँ से ग्रोथ कांस्टेंट होती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करते हुए प्राइस निकालेंगे जिस ईयर से ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे FCF2 के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है तो यहाँ पर हमें जिस तरीके से वहाँ P निकालना था, और यहाँ पर भी हमने P नॉट की जगह VOP नॉट यूज किया, तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे निकालेंगे VOP2, और VOP2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FCF3 डिवाइडेड बाय बैक माइनस जी। तो हमने वही काम यहाँ पे किया है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है जी कि सेकेंड ईयर के बाद, यानी कि FCF2 के बाद, FCF2 के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है 8% से। तो अगर FCF2 से कांस्टेंट हो रही है ग्रोथ, तो इसका मतलब हम VOP2 निकालेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर यहाँ पे D2 होता, यहाँ पे अगर D2 होता तो हम यहाँ पे निकालते P2, और P2 के लिए हम यूज करते D3। तो चूंकि हम यहाँ पे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के ऊपर काम कर रहे हैं और VOP0 निकालने के लिए हमें FCF1 चाहिए होता है, अब जब हमने VOP2 निकालना है तो VOP2 निकालने के लिए हमें चाहिए FCF3। तो FCF3 डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी, ठीक हो गया। तो अब सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास FCF3 है जी 108 0 डिवाइडेड बाय वैक क्वेश्चन में है जी 12% माइनस, और ग्रोथ है हमारे पास 8%, ठीक हो गया। और इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा वो हो जाएगा 108, और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया कि VOP2 कैलकुलेट किया,
अब ये जो वीओपी टूल कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअली हमारे इस पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का। तो ए पार्ट में देखो रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, टर्मिनल होराइजन और कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब हम VOP जीरो निकालते हैं तो VOP जीरो का मतलब है इंट्रिंसिक करंट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब हम निकालते हैं VOP 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी फ्यूचर के जितने भी VOP निकालेंगे, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टर्मिनल होराइजन और कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस, यानी फ्यूचर के VOP। अब हमने चलना है बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के लिए वही काम करना है जो ऑलरेडी हम अपने स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर कर चुके हैं। यहां से आ गया अब हमारा बी पार्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, या सिंपल हम यूज कर लें VOP जीरो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास, हमें यहाँ पर वैल्यूज लानी है इस जगह पे। तो यहाँ पर वैल्यू लाने के लिए एक हमारे पास वैल्यू ये पड़ी है जिसको डिस्काउंट करके पीछे लाना है, एक हमारे पास वैल्यू ये पड़ी है जिसको डिस्काउंट करके पीछे लाना है, और एक हमारे पास वैल्यू ये पड़ी है जिसको डिस्काउंट करके पीछे लाना है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ, यानी इसको एक साल पीछे ले आऊँ। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, रेट मेरे पास वैक का जो मौजूद है वो 12% का है, 12% का मैंने रेट अप्लाई कर दिया। आप अपने तरीके से ज़रा कैलकुलेट करके देखें कि आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। एक साल में पीछे लेके आ रहा हूँ और मेरे पास जो अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू की वो ये है। इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई कर देता हूँ तो ये अमाउंट मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। साथ में इसको मैं नॉर्मल पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप भी ज़रा चेक करें कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। एक वैल्यू मैंने ये मालूम कर ली, इसी तरीके से एक वैल्यू ये मालूम कर ली, और इसके अंदर मैं पावर चेंज कर दूंगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, चलो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, इसको मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको नीचे ले आता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, और इन तीनों को मैं सम कर देता हूँ। हमारे पास इसकी VOP जीरो आ गया, वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस जीरो। तो ये इसके साथ हो गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर, ये हो गया, और तीसरी वैल्यू ये होगी। कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक कलर ये कर लेते हैं और एक कलर हम ये कर लेते हैं। चलो इन तीनों को हमने सम कर लिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई।